अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगित बाखर। आज से बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो गई हैं और जिस तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम एक फेस्टिवल यानी कि एक ऐसा फेस्टिवल, एक आज का दिन इतना अहम उन्होंने करार दिया जिसने सारे मुल्क को यानी एक नई तब्दीली से हमकिनार कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें सस्ती होंगी और वो भी ऐसी मसनूआत, ऐसे प्रोडक्ट्स जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाले हैं वो जो है सस्ते होंगे और किसी पर 5% रहेगा, किसी पर तो बिल्कुल मुफ्त, यानी मुफ्त से मुराद ये है कि जो है इस पर जीएसटी फ्री भी होगा। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि ये जीएसटी 2.0 जिसको कहा गया है इस्लाहात के साथ, तो ये आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर दिखाएगा, क्या फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा। एमएसएमईज़ को भी कहा गया है कि फ़ायदा होगा और छोटी जो सनतें हैं उसको भी फ़रोग़ मिलेगा और एक नई शुरुआत होगी। बहुत सारी बातें। वैसे एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने कौम से खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने एक जिस तरह से उनका हमेशा एक अप्रोच होता है सारे देश को, मुख्तलिफ स्लोगन्स उन्होंने दिए, मुख्तलिफ नारे उन्होंने दिए और एक फिर से एक एनर्जी उन लोगों में पैदा की कि ये जो इस्लाहात हैं जीएसटी के हवाले से ये कितना असर दिखाएंगे और कितना फ़ायदा मंद हर सेक्टर के लिए, हर शोबे के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर वर्ग के लिए ये फ़ायदा मंद साबित होगा। कैसे होगा, क्या होगा और क्या हमारी सूरत हाल है, किस तरह से लोग गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरह से लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, वो सारी चीज़ों का आज के इस प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे। देश की बात करेंगे और फिर इसके साथ साथ देश के माहौल की बात करेंगे और फिर इसके बाद हम बात करेंगे गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं बरतानिया की जानिब से, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, कनाडा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है कि वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम करते हैं। इस पर इसराइल का भी रिएक्शन सामने आया और गाज़ा में क़त्ल आम का सिलसिला जारी है, बल्कि मज़ीद बढ़ चुका है। उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद साहब के अलावा हैदराबाद से सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार एम ए मन्नान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मन्नान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। माजिद साहब से आगाज़ करूँगा। माजिद साहब, गुज़श्ता रोज़ का खिताब जो कौम से था उसी ने सब कुछ बता दिया था। ज़्यादा तवील नहीं था प्रधानमंत्री का, क्योंकि अक्सर और बेशतर सवाल खड़े किए जाते हैं कि भाई लंबा लंबा भाषण देते हैं, बड़ा तवील, लेकिन बहरहाल मुख्तसर था, 20 मिनट के अंदर का था, लेकिन बहुत जामे था और बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने अहाता किया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब तो आप जो है इस हवाले से मुतमईन हैं, ज़रूर आप दोनों भी, और इस हवाले से वेलकम करेंगे इस स्टेप का माजिद साहब। इसके बाद हम फिर बात करेंगे कौन सी चीज़ें क्या सस्ती हुई, क्या हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो आप बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, लंबी लंबी नहीं फेंके बोल के। नहीं, देखिए जिस तरह से बात होती है अक्सर और बेशतर नाक़िदीन की जानिब से, क्रिटिसाइज करने वालों की जानिब से, ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ। तो ठीक है, लंबी नहीं फेंके होंगे, ठीक है। लेकिन मैं जिस वक्त पार्लियामेंट का मिडनाइट सेशन चल रहा था जी, 2017 के, उसमें जब निफाज हुआ, उस वक्त ऐसा दिख रहा था कि मुल्क को एक नई आज़ादी मिली, चूँकि एक मिडनाइट सेशन चल रहा था। 15 अगस्त शुरू हो चुकी थी, 14 अगस्त की रात में जी, जिस वक्त हमको आज़ादी मिली थी। उसके बाद ये दूसरी एक और भी मौका हुआ, लेकिन ये जो है आज़ादी की तरीक़े से मनाया गया था, ठीक है। अब ये जो बनाया गया, और एक चीज़ भूल गए आप उसमें जी, अब जीएसटी, चीज़ें सस्ती, फला, अब मेक इन इंडिया, एमएसएमई, बिल्कुल स्वदेशी, बिल्कुल नारे दिए। आप देखिए, मैं जिस टेलीविज़न पर बात हो रही थी जी, उसका माइक, उसका मेड इन कहाँ का था? वो इंडिया का था। जिस माइक पर जो बात हो रही थी, वज़ीर आज़म जो कौम से खिताब कर रहे थे, उसको आप बिल्कुल जूम कीजिए, उस पर आप कौन सा निशान पाएंगे वो देख लीजिए जरा। नंबर 1 स्वदेशी। सुनिए, आप सुनिए, आगे के हवाले से कर रहे हैं बात। नहीं 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 नहीं, सुनिए, स्वदेशी जी, और उनके कारों का जो काफिला है, जहां बैठकर वो घूमते रहते हैं जी,
वो कारें कौन सी हैं वो? आप तो बड़े चाहते हैं ना उनको। नहीं, क्या वो इंडिया की मारुति है वो? किसी को नहीं चाहते हमारे साथ। नहीं, क्या इंडिया की मारुति कारें हैं जो उनके कॉन्वॉय में है? जी। नंबर एक, वो बाहर जाते हैं, एक बड़ा फ्लाइट जो है उनका 8,500 करोड़ का, फिर उसके मेंटेनेंस के लिए माहाना कई कुछ कम 1 करोड़ रुपया जो है लगता है माहाना, बता रहा हूँ मैं जी। वो कौन सा है? क्या इंडियन मेड है वो? अरे जब आप किसी बात की तरगीब देते हैं किसी को, उस पर पहले आप अमल करें। आप क्या इंडिया का मैक आहूजा का नहीं होता? आप हमारे भाई साहब, मन्नान ये साहब, एक ऐसा नहीं नहीं मुद्दा- नहीं अभी नहीं तो नहीं बात की गई है मेरे भाई साहब। ऑब्जर्वेशन, नहीं नहीं, आप मेरी बात को मुकम्मल होने दीजिए। बात की गई मेरी है। मेरी बात को मुकम्मल होने दीजिए। आहूजा का मैक इंडिया में बनता है अक्सर, वो मसाजिद जी में, हाँ। इसमें इसमें जी हाँ। क्यों आहूजा का मैक इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? नहीं नहीं, आप कहना चाह रहा हूं मैं, आप जिस माइक से सारी कौम को खिताब किए, क्या वो स्वदेशी था? नंबर एक। आप जिस कानवाय में जाते हैं, क्या वो गाड़ियां मारुति की थी? ठीक है, मारुति भी पार्टनरशिप है जापान से, मगर फिर भी आगे से करेंगे। नहीं, अब आप मेरी बात तो सुनिए। भाई और साहब। आप जिस तैयारे में आप सफ़र करते हैं, वो सफ़र क्या इंडियन मेड था? ये सब ढकोसला है, ये ढकोसला है। और आप देखिए 2017 से 2025 21 सितंबर तक 200 लाख करोड़ का जो है आपने वसूली की। वो लूट खसूट, जैसा कि कुछ इलेक्शन भी आ रहा है, वो किसके नाम पे जाएगी? कौन वो करेगा इसका? देखिए, बोलना आसान है, काजी साहब की हल्दी कहते हैं ना। जी। अरे भाई, वो मेरे लिए नहीं थी, वो लोगों के लिए थी। तो ये जब तक आप खुद अपनाते नहीं, ये नहीं। और आप भाई आप सभी तो रिफॉर्म्स का मुतालबा कर रहे थे, अब रिफॉर्म कर दिया तो फिर उसमें भी जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल ढकोसला है ये रिफॉर्म, बिल्कुल ढकोसला है, इससे कुछ होने का नहीं है। और आप देखिए, ये एक फेस्टिवल का त्यौहार, ये बचत फेस्टिवल, बचत किसकी होंगी? अभी तक जो हो रही थी वो खर्च था, वो बचत नहीं थी। वो 200 लाख करोड़ जी, वो बचत, वो सेविंग नहीं थी। वो आप ही तो कराए थे ना, मिडनाइट सेशन पार्लियामेंट का। हम भूल सकते हो? मैं रात उसमें जागता रहा, बोला नहीं, जब रुकने पार्लियामेंट जाग रहे हैं, सारी सरकार जाग रही, हमारा पार्लियामेंट जाग रहा, तो बोला नहीं। हालांकि मुझे नेक्स्ट डे देने का था, मुझे जो भी मेरी कुछ ब्रीफिंग जो होती, उनके नेक्स्ट डे प्रोग्राम सुबह में होता, लेकिन मैं रात भर देखता रहा कौन सी पार्टी का क्या रिएक्शन हुआ, किस तरीके से जॉइंट सेशन हुआ। जॉइंट सेशन था वो, ऐसा भी नहीं, दोनों को जो है सेंट्रल हॉल में, वो पुरानी बिल्डिंग के। तो ये तो ऐसा दिखा मुझे, चलो आज़ादी का एक नया ख्वाब देख रहे हैं हम। क्या हुआ उसका? उस जीएसटी का क्या हुआ? उसके बाद ही उसी वक्त एक कांग्रेस के कायद बोले ये तो गब्बर सिंह टैक्स है बोल के, जब तनकीद कर रहे थे ये गब्बर सिंह टैक्स का ऐसा होता, फला होता, ये होता। खैर, हम उनकी तायद नहीं करेंगे, उन्होंने गब्बर सिंह है नहीं है, छोड़िए, उनका अपना एक सियासी प्लैंक है जी। लेकिन आप जिस किस्म की बातें, एमएसएमई, कितने एमएसएमई कोविड के अंदर ख़राब हुए, और डीमोनेटाइजेशन के अंदर कितने जो है बंद हुए। तो ये पूरी चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो है ढकोसला है। और आप देखिए, बैंक में परसों बता रहा था मैं आपको जी, 17 लाख करोड़, 17 लाख करोड़ जो है आपने वे ऑफ कर दिया। क्या वो कोई छोटे किसान थे, या छोटे एमएसएमईज के लोग थे, या छोटे जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज के लोग थे? आप बताइए, किनको वे ऑफ किया गया पैसा? ये किसका पैसा? उनकी जेब का पैसा था, उनके घर का पैसा था। ये कौम के पैसे को आप इस तरीके से करते हैं, फिर हमको तबलीग दे रहे हैं। आप बताइए, किसी कॉटेज इंडस्ट्री, वो आजकल जो है वो बचत वगैरह करके, खैर फिर भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है ख़वातीन के लिए कुछ एम्पावरमेंट काम कर रही हैं, लेकिन मरकज़ी हुकूमत से क्या मिल रहा है? 5 किलो राशन, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन में वो ये फीकस मिल रहा है, उससे बढ़कर क्या हो रहा है? तो और एक, जिस किस्म से जो कुछ बाहर से जो फॉरेन एक्सचेंज आना था, उस पर भी अब कुछ दिनों के बाद मालूम होगा कि कितना आ रहा, कितना नहीं आ रहा। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल आपका इनिशियल जो इस हवाले से, यानी कि मैं कहूँगा कि रद्द अमल है, या फिर आप जिस तरह से देख रहे हैं, मैं मन्नान साहब से जानना चाहूँगा। मन्नान साहब, इसको अगर आप एक मतलब इब्तिदाई तौर पर अगर आप देखें तो एक तनकीदी नज़र से भी देखें, बिल्कुल आपको पूरा हक़ है। क्या आप देख रहे हैं? मतलब ठीक है ना, बाज़ चीज़ों में जो टैक्स 18% था, 12-13% था, वो 5% हो गया, तो अच्छी बात है, आपको इसका तो कम से कम वेलकम करना चाहिए।
और बास तो टैक्स फ्री भी रखे गए हैं। बहरहाल वो लिस्ट आ गई है, उसमें जो है सारी चर्चाएं होंगी कि क्या क्या उसमें लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती भी हुई हैं और रिफॉर्म्स की तो बात की जा रही थी अपोजिशन की जानिब से, तो रिफॉर्म्स ला दिए गए। अब उसमें भी फिर अब ये सारी बातें करना आप किस तरह से देख रहे हैं मन्नान साहब? नहीं बाकर भाई, दो चीजें हैं। देखिए, एक आप जुलाई 2017 में जीएसटी जैसे ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का लगाकर आपने लाया, बड़ी यानी बड़ी बड़ी बातें की हैं। आप उनकी स्पीच का एक हवाला देता हूं। मोदी साहब ने बोला कि सरदार पटेल इंटीग्रेटेड इंडिया टेरिटोरियली, GST is integrating India economically. GST is path breaking legislation for new India. ये मैं उनके इख्तिबार सुना रहा हूँ आपको। आप बताइए, GST 1954 में पहली मर्तबा वर्ल्ड में फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया था। आज 160 ममालिक में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। लेकिन आप बताइए, कोई और मुल्क है अदर देन इंडिया जो जीएसटी की जय जय कर रहा है या उत्सव मना रहा है? उत्सव का मतलब क्या है? आपने 2017 में जब ये इंट्रोड्यूस किया था तो क्या आपने उत्सव मनाया था क्या? उसके बाद आप उत्सव की बात कर रहे हैं। आप जो अमेरिका में जो ट्रम्प की जो डिसीजन हो रही है H-1B वीजा की, आप उसके बारे में बात नहीं करते हैं। लोगों को जो बड़े तवक्कुआत दी कि आप उस पर बात करेंगे, लेकिन आप उस पर बात नहीं करते हैं। आप जीएसटी को उत्सव की शक्ल में, कई का उत्सव है भाई? आप ही ने इंट्रोड्यूस किया, आप ही ने स्लैश किया हुआ है, आप अपनी पीठ आपको थपथपा रहे हैं। कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे? ये आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, मोदी साहब ये कर रहे हैं, बड़े ड्रामेबाज हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि अभी मुख्तलिफ स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, उनको एक बताना है कि ये हो रहा है। और उसकी जो सिलेक्शन यूज किए हैं उत्सव की, उसको नवरात्रि के से लिंक कर रहे हैं इनडायरेक्टली। यानी आप एक हिंदू फेस्टिवल को आप उससे लिंक कर रहे हैं। इससे कॉमन जीएसटी पे करने वालों का कैसा आप उसको रिलेट कर सकते हैं? उसको रिलेट ही नहीं कर सकते हैं आप। और मैं आपको एक बताता हूँ, एक आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। इंडियन एक्सप्रेस की एक आपको मैं एडिटोरियल पढ़ के सुनाता हूँ। एक इंडियन एक्सप्रेस, आप बिल्कुल उस पे ये करिए। जून 2022 का जब ये 5 साल कंप्लीट हुए थे जीएसटी के, तो उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा था। एडिटोरियल में क्या लिखा था? द जीएसटी हैज फेल्ड ऑन 2 मेजर काउंट्स. It has only widened the rift between the center and the states, and it has failed to achieve the correct tax rates. ये आप उसके बाद सो रहे थे क्या? आपको आज याद आया जब राहुल गांधी ने बोला कि गब्बर सिंह टैक्स है? जब आपको गब्बर सिंह टैक्स आज नहीं बोला, गब्बर सिंह टैक्स तो बहुत पहले बोला राहुल गांधी ने। लेकिन आपको इसलिए अब डर लगने लगा है कि आपके पास कोई इशू नहीं है, आपको कोई इवेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है। अमेरिका के उस पे जो डिसीजन लिया उसके ऊपर आप क्या इवेंट करेंगे? आप इवेंट कर नहीं सकते। आपको इवेंट करने का, ही इज ए गुड इवेंट मैनेजर। जैसे पहले मनीष शंकर अय्यर ने बोला था कि ये इवेंट मैनेजर है, ये प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो उनकी जो बात थी कि जीएसटी, फिर और एक चीज, जीएसटी काउंसिल बनाई है आपने। जीएसटी काउंसिल में कितने स्टेट्स ने हमेशा बाइकआउट किया है या बोला है कि हमारे को पैसे नहीं मिल रहे हैं, 6-6, 8-8 महीने के आप ड्यूज नहीं दे रहे हैं। केरला एक एग्जाम्पल है, तमिलनाडु एग्जाम्पल है, तेलंगाना भी है। तेलंगाना भी है। जहाँ अपोजिशन गवर्नमेंट की हुकूमतें हैं, अपोजिशन पार्टीज की, वहां पे आप उनका गला दबा रहे हैं जीएसटी के नाम पे। आप उत्सव का नाम देते हैं, उन पर क्या गुजरी होगी उस स्टेट के ऊपर? और आप बताइए कि क्या आप ड्यूज रिलीज करने वाले हैं? क्या आप ड्यूज रिलीज करने वाले हैं? जीएसटी के जो स्टेट्स को ड्यू हैं, 6-6 महीने के ड्यू हैं। ठीक है। यहाँ तक के केरला वाले सुप्रीम कोर्ट तक जाने की धमकी दिए हैं अगर हमको रिलीज नहीं होगा तो आप फेडरलिज्म की कहां? ठीक है मन्नान साहब, तकनीकी तौर पर देखें एक मंसूबा था और उसको जो है उस पर जो है प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने कौम से खिताब में कहा कि हमने सभी से हमने बातचीत की, सभी से हमने तजावीज़ ली, सभी से हमने मशवरा लिया, उसके बाद हमने इसको अपनाया था। और फिर इसके साथ साथ अब जो है इसमें जो तकनीकी खराबियां रह गई थी, कोई भी काम शुरू किया जाता है तो उसमें यकीनन कुछ ना कुछ खामियां आती हैं जब प्रैक्टिकली उस पर काम किया जाता है। तो वो जो खामियां थी जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि इसको दूर किया जाए, तो उसमें
ये सारे मामला को दूर किया गया है, रिफॉर्म्स लाए गए हैं, अब फिर आगे के हवाले से बात की जा रही है, जैसे आज ही सब कुछ तब्दील नहीं हो जाएगा, इसको भी वक्त लगेगा। मैं माजिद साहब की तरफ जाऊंगा, मलान साहब उसके बाद आपकी तरफ आऊंगा। और फिर प्रधानमंत्री ने जो रियासती सरकारें हैं उनसे भी कहा है कि आपका भी योगदान चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह से स्वदेशी का नारा दे रहे हैं, आप अपने पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है इसको फरोग दीजिए और वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए आप मौके माहौल को बनाइए, ये कहा है। पूरा साथ मरकज का भी मिलेगा, रियासती सरकारों को थोड़ा सा साथ दें। देखिए, रियासती हुकूमतें जब से 2014 से एक बहुत बड़ी खलीज यानी आ चुकी है मरकज़ और रियासत के दरमियान। जी, रियासतों से तकरीबन उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनके राइट्स होते हैं जो लिस्ट में है, जैसा कि बाज़ जो है कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसा कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है जी, तो वो रियासतों से भी तकरीबन छीन ले जा रहे हैं। अब तकरीबन जो आला तालीम के जो कॉम्पिटिटिव यानी एडमिशन टेस्ट जो होते हैं वो सेंटर करा रही है, रियासतों के इख्तियारात बिल्कुल कम हो गए हैं जी। इस तरीके से फंडिंग के मामले में भी एक बहुत बड़ी ब्रिज जो है, एक किस्म का जो है मरकज़ और रियासत, तो ये ऐसा दिखता है कि ये सरकार अब जो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ गवर्नमेंट है जी, सो मिल के एक सरकार बनती है, ऐसा नहीं होगी, बल्कि यूनिटरी सिस्टम की तरफ ये तेज़ी से समझा रहे हैं, क्योंकि तकरीबन इख्तियारात स्लप कर लिए जा रहे हैं। बिल्कुल मरकज़ अपने तौर पे चलाना चाहता है, चाहे वो तालीम का शोबा हो, कम्युनिकेशन का शोबा, तो पहले से ही इनके पास था। दीगर शोबे जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, वो लिस्टों के अंदर ये जो है ग्रैब कर रहे हैं, पूरी तरीके से कब्जा कर ले रहे हैं। ये दूसरा फंडिंग का भी जैसा कि उठाया गया मसला, भी फंडिंग के मामले में इनका जो इम्तियाज़ है, देखिए अभी ये कहा गया GST जो है पूरी तरीके से इसका जो कलेक्शन होगा वो सेंट्रल, यानी जो पहले सेंट्रल एक्साइज वगैरह जो होती थी कस्टम्स की, वो सारा वो उसमें चले गया, वो वसूली तो पूरी स्टेट से होगी, मरकज़ को चली जाएगी। अब बाद में यानी भीख का टुकड़ा कशकोल लेके जैसा होता है ना, ठहरना पड़ेगा, साहब मेरा हिसाब दीजिए ना, मेरा पैसा दीजिए ना, वो पैसों के लिए तकलीफ। जबकि दीगर रियासतों में जो बीजेपी की रियासतें हैं, उनका जो शेयर कम होने के बावजूद उनकी फंडिंग ज़्यादा होती है। पूरा देखिए आप, हर रियासत का देखिए, उनका टैक्स कलेक्शन यूपी का कितना है, तमिलनाडु का कितना है, ये देख लीजिए। एक मिसाल बता रहा हूँ, एक साउथ और एक नॉर्थ की, और उसमें GST का कितना इनका जो शेयर होता है, जबकि जो कलेक्शन होता है वो कलेक्शन में आपको पूरी तरीके से आइडेंटिफाई होता है, सेंट्रल GST, स्टेट GST कह के आप जो भी लेंगे वो। और आप देखिए इन्होंने इंश्योरेंस के अंदर, मुख्तलिफ पॉलिसियों के अंदर, बैंकिंग निज़ाम के अंदर, यानी इसको खैर उसको तो ज़ीरो कर दिया अब उन्होंने, ठीक है, वेलकम चीज़ होती है। जबकि उन्होंने जो लाइफ टाइमिंग ड्रग्स जो होती है, देखिए उसको तक भी इन्होंने नहीं छोड़ा था, अब उसके लिए कुछ राहत दी गई है। अब इसके लिए अब रोजमर्रा की जो मतलब आम बीमारियों से मुताल्लिक़ा जो अद्वियात है उसकी कीमतों में कमी आएगी। नहीं, और एक चीज़ बताता हूँ, नहीं ये देखिए ठीक है, कमी कितनी भाई साहब, जिस तरह से आप यहीं से आज एक बड़ा इश्तिहार आया जी, इससे पहले भी आया था, हाँ, वो इश्तिहार आज अखबारों में देख लीजिए, उसके लिहाज से आप एक बात बताऊं मैं, जब इतने रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो भाई गोल्ड को और एनर्जी को यानी फ्यूल को उस GST में क्यों नहीं लगाते साहब? आप गोल्ड को छोड़ देते, पूरा माइंस को पूरा छोड़ देते, एनर्जी को पूरा छोड़ देते, जितना चाहे आप वैट लगा के मारते रहो सबको, बोल के क्यों नहीं करते उसमें? गोल्ड आज जब ये आए 52 या 54 रुपया था, आज 1,15,000 रुपये हो गया। क्या कोई गरीब मुतवस्सित खानदान, गरीब तो छोड़िए, गरीब तो सोच भी नहीं सकता, उसके लिए मट्टी का खिलौना, मट्टी का जेवर देना पड़ेगा, उसको प्लास्टिक का जेवर देना पड़ेगा। यानी मिडिल क्लास आदमी भी एफर्ट नहीं कर पाता अपनी बिटिया की शादी के लिए, उस पर क्यों नहीं करे भाई आप? उसको क्यों वैट के तहत रखे? आज भी उसको भी GST में लाना चाहिए था। आप एनर्जी के जो मसले हैं, जैसा कि हमारा जो पेट्रोल, डीजल, गैस, ये जो ज़िम्मे में आते हैं 7-8 आइटम्स, उसको आप क्यों अभी तक वैट में रखे? आप क्यों नहीं रखे? ये इनका पूरी तरीके से। अब आप देखिए, आप खाने पीने की कुछ चीज़ों के लिए कंसेशन दे रहे हैं जी, सोना कितना कर दिया आप? नहीं, वैसे नहीं, ये देखिए, नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखिए तुम आप जितनी चीजें आप देखिए, जितना हमारा रुपया नीचे गिरते जाएगा, सोने का भाव उतना ऊपर चढ़ता जाएगा। ये एक
साइकिल है ये पूरी तरीके से। आप कहीं भी दुनिया में और देख दुनिया के हालात का भी असर पड़ता है ना भाई साहब। देखिए इंटरनेशनली दुनिया बाजार के का असर हालात सोने आज पे पड़ता है, लाजिम है। दुनिया के हालात नए नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट देख लीजिए, इंडियन मार्केट देख लीजिए, किस तरीके से ये अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। ये आम आदमी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आम मैं आदमी किस को तरह से आपसे बेवकूफ पूछूंगा, चूंकि किस तरह से आपसे ये पूछूंगा। इनको जैसा कि इनको जो है वोट चोरी का जो मामला हुआ ना, उसको यानी बिल्कुल उसको पसेपूछ डालने के लिए, उसको तवज्जो हटाने के लिए, ठीक क्योंकि है। ये वोट चोरी के जरिए आए जैसा इल्जाम लगाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं उस पूरे यानी तनाजुर को तब्दील करने के लिए अब उन्होंने ये भी इस्तेमाल किया ना, ये तो खैर ये करा घुसपीटा करके भी शुरू कर दिया। ठीक क्या है। उसका भी कुछ होता है? तो ये चालाक लोग हैं और इनकी जो प्लानिंग है। लेकिन देखिए बाद वक्त डेढ़ होशियारी खुद उनके लिए नुकसान पहुंचती। मनान साहब, जीएसटी से पहले कई सारे खुद अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतने टैक्सेस कौन से अलग अलग नामों से हर रियासत में, हर स्टेट में अलग अलग तरह के जो है टैक्सेस लगाए जाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक मिसाल दी कि कोई कंपनी का नाम उन्होंने लिया और बहरहाल वो कंपनी केरला से शायद ताल्लुक़ रखती थी, चेन्नई से। तो वो कंपनी चाहती थी कि हैदराबाद को कुछ सामान जो है अपना भेजे। तो उसने जब कैलकुलेशन किया, जब सड़क से उनके ट्रक्स गुजरते तो वो जितने टैक्सेस होते, तो उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि हमको यहाँ से यहाँ मतलब साउथ से एक दूसरी साउथ के ही एक जो है शहर में भेजने के लिए इतना खर्चा आ रहा था कि उन्होंने ये तय कर लिया कि हम इसको जो यूरोप से मंगाते हैं, यूरोप ही से डायरेक्टली हैदराबाद को भेजेंगे। तो इतने टैक्सेस हुआ करते थे, हमने उसको एक पैराहन में ला दिया, एक उसको जो है टैक्स में जो है कर दिया, ताकि अब स्टेट्स का झगड़ा अलग है, स्टेट और सेंटर का झगड़ा अलग है, लेकिन जो ताजरीन हैं, जो व्यापारी हैं, उनको बड़ी राहत हुई थी इससे। बहुत सारे टैक्सेस से वो बच गए थे और आज भी बचे हुए हैं। जी नहीं बागर भाई, दो चीजें हैं। देखिए आप, एक तो फर्स्ट सवाल है कि आपने उत्सव मनाया या जो भी आप चेंजेस करे, 4 स्लैब की जगह 2 स्लैब वाला सिस्टम लाया आपने, ये सब ठीक है अपनी जगह में, लेकिन इसके एक आम आदमी को कितना फर्क पड़ रहा है, जीएसटी के उत्सव से कितना फर्क पड़ा है, मैं आपको बताता हूँ। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक स्टडी की है अभी, ये इनके बोलने के बाद, ये बोल बच्चन वाली जो बातें होती है उसके बाद उन्होंने क्या, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इंडियन कंज्यूमर्स विल सेव ए वूपिंग ₹58 to 88 per person per month thanks to the new GST 2.0. Okay, this means generally speaking, ये सब बता के उन्होंने कहा, this will make a saving of ₹3,600 per year. 3,600 पर ईयर। और उसके लिए मोदी साहब इतना बड़ा हवा करें, 3,600 रुपए की क्या वैल्यू है बताइए जीएसटी के ऊपर? क्या वैल्यू है एक आम आदमी को 3,600 रुपए के, जबकि वो इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। जो चीजें आपको 5 साल पहले जो कोविड के टाइम में जो 10 रुपए थी, आज 17-18 रुपए हो गई है रेट। आपके टेलीफोन के ऊपर आप जीएसटी लगा रहे हैं। क्या टेलीफोन एक कॉमन आदमी यूज नहीं करता है, या अंबानी अडानी यूज करते हैं खाली? आप उस पे जीएसटी कैसे लगा रहे हैं? आप मेरे को सिंपल बताइए। आप एक, अगर आप मोदी साहब बोल रहे हैं कि ये उत्सव है, ये मैं मानता हूँ उनकी बात को, अगर ये उत्सव है, अगर आप टेलीफोन के ऊपर, आज मैं टेलीफोन रिचार्ज कराता हूँ तो उसके 300 रुपए के ऊपर 299 का आपको पैकेज बोल के देते हैं और आपको 300 के ऊपर पैसे काटते हैं जीएसटी के ऊपर। तो ये कॉमन मैन की बात कर रहे हैं आप। कॉमन मैन कहाँ से हुआ है? आम आदमी को नहीं। आप आम आदमी की आपको फिक्र नहीं है, ना पहले थी ना अब है मोदी साहब को, ना बीजेपी गवर्नमेंट को। ये सिर्फ जो है बोल बच्चन की बातें हैं, ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ। आप अगर इसको तस्वुर कर रहे हैं कि इससे कोई चीज इकोनॉमी इंप्रूव होगी, लोगों में लाइफस्टाइल चेंजेस आएंगे या उनकी पॉलिटिकल व्यूज चेंज होंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये बेवकूफी है, जो बिल्कुल हमारी भी बेवकूफी है और गवर्नमेंट की भी बेवकूफी है। आपको बिहार के इलेक्शन की फिक्र पड़ी है। आपको बिहार के इलेक्शन में आप बुरी तरीके से बीजेपी हारेगी, क्योंकि वहाँ की ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। वहाँ पे लोग जो है इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। आप बताइए, राजस्थान बीजेपी की हुकूमत, जहाँ पे हुकूमत है, वहाँ पे 5,000 प्यून्स के जॉब के लिए 10,000 आदमी जॉब तलाश कर रहे हैं। 10,000 आदमी, और इसमें पीएचडी भी है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अखबार में आया हुआ न्यूज की बात कर रहा हूँ मैं आपको। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए बिग प्रॉब्लम। इनके मोदी साहब को अनएम्प्लॉयमेंट समझ में नहीं आता है।
ये विश्व गुरु हैं, ये बिल्कुल कौन से अवतार हैं, पता नहीं कहाँ के अवतार हैं। ये इनको अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। आप हैदराबाद, आप एक सिंपल मिसाल बताता हूँ आपको, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हाई है नॉर्थ इंडिया में। आज हैदराबाद में आपको पानी पूरी बेचने वाले, ऑटो चलाने वाले, बंडिया चलाने वाले जितने आपको दिखेंगे पूरे नॉर्थ इंडिया में, जो कभी हैदराबाद में मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। आज आपको झारखंड के दिख रहे हैं लोग, यूपी के दिख रहे हैं, आपको बिहार के दिख रहे हैं, उड़ीसा के दिख रहे हैं। ये कहाँ के हैं? ये सब नॉर्थ इंडिया के हैं। नॉर्थ इंडिया में जब आपको इतना बड़ा आप डेवलप कर रहे हैं, साउथ इंडिया के बनिस्बत आप वहां पे पैसा डंप कर रहे हैं। इसलिए डंप कर रहे हैं, आप आपकी पॉलिसीज बना रहे हैं कि आपको वहां से वोट बैंक आता है। वोट बैंक की बुनियाद के तौर पर आप कर रहे हैं। आपको किसी स्टेट की वेलफेयर से या लोगों की वेलफेयर से आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। कंप्लीट उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी नज़रों के सामने भी एक फहरिस्त जारी हुई है, जिसके तहत जो आम लोगों के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें भी है, दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स भी हैं, और खाने का तेल यानी खुर्दोनी तेल जिसको बोला जाता है वो तेल भी है, और फिर जो दीगर यानी इस्तेमाल की चीज़ें हैं और जो लग्जरियस चीज़ें हैं उस पर जो है टैक्स ज़्यादा है। तो इस पर हम बात करेंगे, इसके असरात आम लोगों पर, और फिर इसके साथ साथ जिस तरह से कहा गया, हैदराबाद की मिसाल दी गई कि नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स से लोग यहाँ पर आकर जो है अपने रोज़गार को हासिल कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो है अपनी रोटी रोज़ी कमा रहे हैं। तो फिर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक जानिब ये कहा जा रहा है कि जो यानी गैर बीजेपी रियासतें हैं उनका जो है, जो उनका हक़ है, जो उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको रोका जा रहा है। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि फिर उन्हीं स्टेट्स से, जो बीजेपी के स्टेट्स हैं, वहाँ से आकर यहाँ पर रोज़गार जो है हासिल कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं यहाँ पर, तो उस पर हम बात करेंगे और थोड़ा सा जायज़ा भी लेंगे कि लोगों का यानी रिएक्शन या फिर लोगों का रिस्पॉन्स, रद्द अमल किस तरह से आ रहा है इस हवाले से, और क्या लोगों को कुछ पता भी है इस बारे में कि क्या कुछ इनके लिए जो है तोहफ़े जो है मरकज़ की जानिब से दिए जा रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। जी भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, फिर इसके बाद फिर मैं मन्नान साहब की तरफ भी जाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सस्ती हुई हैं, जो आने वाले दिनों में ठीक है, हम जो भी चीज़ें ठीक है पहले की बिनिस्बत तो सस्ती हुई, इस पर टैक्स कम हुआ, सस्ती हो तो चीज़ें नहीं, ये एक टैक्स कम हुआ, चीज़ें सस्ती नहीं हुई। जो आप एक कंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं, सरकार बता रही है, मोदी जी बता रहे हैं। माजिद साहब कैसे हो सकता है? नहीं, ये देखिए चीज़ें दाम वही है जो मार्केट रेट है जी, उस पर टैक्स कम हुआ है। ये इसमें फ़र्क आप सस्ते बोल के जो बताएं ना प्लीज़। अब देखिए, जैसा कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये है जी हाँ, वो आपको मिलती है 118 रुपये में जी हाँ। तो प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये है, अब आप कम होके 112 में हो गई या 105 में हो गई, जो भी आप उसका करेंगे, तो आप बोलेंगे अरे वो चीज़ सस्ती। हाँ बिल्कुल हुई है, टैक्स रिडक्शन हुआ है, कीमतें अशिया की कीमतें कम नहीं हुई। ये जहन नशीन कर लीजिए, जो भी प्रोडक्ट है उसकी कीमत तो वही रहेगी, लेकिन उस पर जो टैक्स कंपोनेंट होता था, जो टैक्स का जो हिस्सा होता था वो कम हुआ है आपका। तो आप जो इंप्रेशन दे रहे हैं, आप यानी आपके मुराद आपके प्राइम मिनिस्टर, थोड़ा सा और इसको समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। हाँ तो बताया ना भाई, एक 100 रुपये का प्रोडक्ट है जी, 100 रुपये का प्रोडक्ट आपको अब 105 रुपये में मिल रहा था, इससे पहले वो 112 रुपये में मिलता था आपको जी। ये नहीं बता रहा हूँ, जो 12 की बहुत सी चीज़ें 5 में आ गई ना जी, तो आपको 7 रुपये का बचत हुई। ये जो बचत फेस्टिवल जो कह रहे हैं जो है, तो ये बचत क्या हुई? 7 रुपये की बचत। देखो 7 रुपये तो बच गए ना आपके। तो अब ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि आपकी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, प्रोडक्ट तो वही। अच्छा, और एक वो तो ताजरीन को चाहिए होगा ना, ताजरीन कम करें। एक मिनट, नहीं ये कंज्यूमर को ट्रांसफर होगा। दूसरा, जो प्रोडक्ट बनने के लिए जो मटेरियल होता है, जैसा कि एक फ्लोर यानी आटे का होता है या जो भी होता है, जब जो आटे का जो पीसने का मामला होता है, गेहूँ खरीदने का मामला होता है, फिर उससे कुछ प्रोडक्ट बनाने का मामला होता है, ये सारे तो जीएसटी कट के आते हैं ना जी। ठीक है, उसके स्लैब कम हो गए समझिए आप, क्योंकि बेकरी आइटम्स वगैरह को तो आप यानी वो कर दिए हैं। तो अब लेकिन जो प्रोडक्ट की कीमत है, गेहूँ की जो कीमत है 40 रुपये किलो है, 45 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, जैसे भी उसकी वैरायटी के लिहाज से वो कीमत तो बरकरार है, लेकिन उस पर जो
कंपोनेंट है वो कम होगा। और आप बताइए बेकरी के आइटम है, आप चेक कर लीजिए आज जाके, जो बेकरी का जो आपको डबल रोटी, क्योंकि डबल रोटी के ऊपर अब टैक्स नहीं है, तो आप आज क्या दाम में मिलेगी, तो आपको कितना फायदा होगा, 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे, इससे बढ़कर तो आप ये कहेंगे देखो आपकी बचत हो गई। तो ठीक है, एक महीना हम ऐसे करेंगे कि हम पहले जो प्रोडक्ट लाते थे उसका कैलकुलेट करेंगे, आज जो प्रोडक्ट ये महीने में जो 22 से लाएंगे, 8 दिन के लिए करेंगे खाली, 22 से लेके 30 सितंबर तक, उसमें देखेंगे कि हमारी कितनी बचत हुई। तो देखिए एक बात बताऊं मैं, एक मुहावरा है, मुझे नहीं बोलना चाहिए इस फोरम में, थूक चाटने से भूख नहीं मरती, भूख के लिए अजनास होना ही पड़ता है, चावल हो, गेहूं हो, जवार हो। 5 किलो दे रहे हैं ना 80 करोड़ लोगों को। महावीर की बात कर रहा हूं मैं भी तो आपको जो है अमित शाह की बात बोल रहा हूं। हमको थूक छटा के कह रहे हैं अरे नहीं तो भूख मर जाती है आपकी इससे। अरे नहीं होती साहब, थूक चाटने से भूख नहीं मरती। भूख कब मरती है, जब उसके पेट में ग़िज़ा जाती है, जब मरती है भूख। तो ये पूरी तरीके से। दूसरी जो बात है कि रिफॉर्म कह के जो कहा जा रहा है जी, ये हमारा पूरा टैक्स। एक बात बताऊं मैं जी, ये जो अप्रूवल लिया गया था एक काउंसिल में लिया गया था, ठीक है, तमाम स्टेट्स वगैरह और स्टेट्स के जो एतराज़ात थे वो अपनी जगह थे, और वो साहिबा जो थी जी, खैर वो तो अब नक्शे पे नहीं आई, मैं समझा कि उनकी ब्रीफिंग होंगी, बोल तो इन्हों सामने आ गए, ठीक है चलो अच्छा है। जैसा कहा जा रहा था अभी थोड़े पहले इवेंट मैनेजर है, तो वो इवेंट मैनेजर ही थे, वो दूसरों को आने नहीं थे, हत्ता कि कैमरे में भी आने नहीं थे। लेकिन ये बताइए जब पार्लियामेंट का मिडनाइट सेशन करके ये करते हैं, जिसमें तमाम पार्टियों को आप इनवाइट करते हैं, ये बताइए कि जब इस्लाहात का अमल आपकी नज़र में था, तब कौन सी जमातों के साथ, क्या कुल जमाती ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए थे आप, उनके मशवरे लिए थे? देखिए ठीक है, डेमोक्रेसी में जो जिसको मेजॉरिटी है उनको यानी उनको इख्तियार मिलता है। क्या ये जो अपोजिशन है, क्या वो धुतकारे हुए लोग हैं? उनको भी तो लोगों ने अलर्ट किया है, उनकी भी तो राय को रखना चाहिए था ना। ये पूरी तरीके से ये खुद से बना हुआ, बुलडोज करदा हुआ जो रिफॉर्म्स है। तो मैं नहीं समझता है कि यही वजह है कि जो अपोजिशन का रिएक्शन देखिए आप, ममता बनर्जी क्या बोलती हैं, खड़गे क्या बोलते हैं, संजय रावत क्या बताते हैं, और अखिलेश सिंह यादव, तो इसमें उन्होंने जो कुछ कहा कि भाई आप वो गुनाहों की सज़ा कौन भुगतेगा जो लूट घसूट 200 लाख करोड़, यानी आप अंदाजा रखिए वो रकम का, अरे बड़ा इतनी रकम इन्होंने लूट मासी, फिर वो रकम गई किधर, वो उसका कैसे इस्तेमाल हुआ? इन 200 लाख करोड़ के अंदर आपने इन 7-8 साल के अंदर क्या ऐसा कौमी प्रोजेक्ट बनाया जो जिसपे कौम नाज कर सकती है? क्या भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बनाया, या नागार्जुना बनाया, या कुछ और बनाया इस तरीके का? बताइए कौम के लिए क्या असासा बनाया इन्होंने इतनी बड़ी रकम से? क्या करिए रकम का ये? तो ये पूरी तरीके से ये किसको भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, किस नवाज से भर रहे हैं? अब देखिए खैर ये जब तक है इख्तियार में तो इनको तो कोई हाथ लगाने वाला नहीं है, लेकिन जब इख्तियार से हटेंगे, जब ऑडिट होगी, तो तब मालूम होगा कि इन्होंने कितने कितने लोग। अब आप देखिए दरभंगा के पास 1 रुपया 30 साल के लिए जी जो ज़मीन, वो भी कौन सी ज़मीन दी गई? किसानों की, माइनॉरिटीज़ की, ट्राइबल्स की। आप कितनी, वो भी कितने की, वो बेगा, मेरे को तो बेगा का खैर स्केल नहीं मालूम है, वो खाली एकड़ का मालूम होता है मुझे, एकड़ में कितने गज होते हैं, वो बेगा बोल तो खैर नॉर्थ में चलता है, वो नॉर्थ और बंगाल में, तो खैर मुझे उसका स्केल नहीं मालूम है। लेकिन खुद जज ताजुब करने लगा, इतने बेगा ज़मीन दी जाती है। तो ये किसको दे रहे हैं? ये कौम की दौलत। अब आप देखिए कितने PSUs जो है कितने प्राइवेट हो गए, कितने जॉब को जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया, कितने चीज़ों को, कितने लाख वैकेंसीज इसको फिलअप नहीं कर दी गई। फिर अग्निवीर करके एक तमाशा करके जो है एक किस्म का जो है खेला जा रहा। और आज ट्रंप हम पे क्यों भरोसा नहीं कर रहा? चीन से ये लड़ने के काबिल नहीं है, खुद पाकिस्तान से लड़ने के काबिल नहीं है, लिहाजा मुझे बगराम देवल के काबिल के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ देखिए, अब न्यूयॉर्क टाइम्स का आइटम देखिए आज का, बगराम क्यों चाहिए? इन्हों उसकी तौक़ात पे पूरे नहीं उतरे चीन के साथ मामला करने में। ये पाकिस्तान से 150 के पिंजों के साथ, तो गलत बात है, क्योंकि अरे भाई मैं नहीं कह रहा हूँ यार, अखबारों की बात है ये सब। अपनी देखो, हम जो चीज़ें अखज़ करती हैं मुख्तलिफ ज़राए से लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आप उसका हवाला दें, बिल्कुल ठीक है। अगर वो कह रहे तो हम उसको मुस्तरद भी करते हैं, हमारी सरकार मुस्तरद करती है इस तरह की रिपोर्ट्स को कि हम हर तरह से सक्षम हैं। कोई अगर किसी अखबार में लिख लेता है तो वो उसके अपने ख्यालात हैं,
नहीं, बहरहाल उसकी हमारी रीजन सरकार- बताया बगराम को जी। लेने की, इसकी जो धमकी है, जी ये क्या वजह है, जबकि इनके साथ पहले ही डिफेंस माहिदा हो चुका है। इनकी ज़मीन, इनका पानी, इनकी हवा अमेरिका के दस्तरत में, गिरफ्त में इन्होंने दे दी है, वाइस वर्सा। ठीक है, तो उसके बावजूद में क्यों? तो उन्होंने देखा कि भाई वाकई में इन्होंने ठीक एक है भाई छोटे साहब, एक हम- छोटे से खिलौने वाले से जो है नहीं खेल सके। नहीं, तो वो तो बहरहाल हमारे वजीर दिफा का अभी उन्होंने मराकश में जो है अपने इंडियन डायस्पोरा से जो है मुखातब करते हुए कहा है कि बड़े मोहतात अंदाज में हमारी अफवाज ने, हमारी फोर्सेस ने कार्रवाई की, लेकिन जो कार्रवाई थी वो फैसला कुन थी, जिसको दुनिया ने देखा। हम तो इसी को मानेंगे, हम थोड़ी किसी अखबार को, किसी बोलने वाले को बोलेंगे। हम वजीर दिफा हमारे पास मौजूद है, हमारे यानी फ़ौजी सरबराह हैं, और फिर सारे मतलब जो देश के लोग हैं उनकी हम बात सुनेंगे, बाहर की थोड़ी सुनेंगे भाई साहब। मैं अब मन्नान साहब आपसे जानना चाहूँगा कि बहरहाल यहाँ पर थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि तालीम के हवाले से या फिर प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो एक तनकीद की जाती रही है, तो यकीनन प्राइवेटाइजेशन ये इन 10 वर्षों में बहुत हुआ है, लेकिन इसकी मिसाल ये भी तो दी जाती है कि यूरोप में देख लें, दीगर मगरबी ममालिक में देख लें, वहाँ पर भी प्राइवेटाइजेशन है। तो उसी तर्ज में फिर उसके तहत होता ही है कि सरमायाकारी भी होती है और सारी चीज़ें आम भी होती हैं। तो थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगा कि एक कंपेरेटिव अगर हम बात करें, सरकारी अस्पताल भी हैं हमारे पास, सरकारी स्कूल भी है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और फिर प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट अस्पताल भी हैं, जिसकी जो इस्तिताअत है, जिसकी जो मर्जी है वो जाए, लेकिन दोनों चीज़ें आपको रखी गई हैं ना मन्नान साहब? नहीं, आप देखिए बागर भाई, दो चीजें इसमें। एक तो ये कि आप अगर कंपेयर कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज को और इंडिया को प्राइवेटाइजेशन से, तो बिल्कुल वो गलत बात है। इस वजह से कि आप जैसे आप एप्पल और ऑरेंज दोनों मिक्स कर दे रहे हैं एक ही जगह में। नहीं, प्राइवेटाइजेशन फॉरेन कंट्रीज में जो प्राइवेटाइजेशन करते हैं वो सर्विसेज को बेटर करने के लिए करते हैं, उसको अच्छा बनाने के लिए करते हैं, लोगों की सहूलत के लिए। लेकिन यहाँ की जो प्राइवेटाइजेशन करते हैं वो पूंजीपतियों के फायदे के लिए की जा रही है। कहीं भी, कोई भी स्टेट हो, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी हो, उसमें बड़े बड़े कंपनीज को और पैसे वाला बनाने के लिए कोशिश कर रही है। प्राइवेटाइजेशन एक आम आदमी के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। प्राइवेटाइजेशन से कोई आदमी की सहूलत नहीं होती है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि जीएसटी के जो उत्सव में या जो भी आप रिलैक्स किए हैं उससे, अब जैसे उन्होंने बोला ये जीएसटी नया रेट जो है वो 375 प्रोडक्ट्स के ऊपर, आइटम के ऊपर कवर होगा। 375 प्रोडक्ट्स में कितने प्रोडक्ट्स हैं जो एक आम आदमी को इफेक्ट करते हैं? आपको एक बताया मिसाल उसकी कि टेलीफोन का रिचार्ज है, हर किसी एक गरीब आदमी को, एक रोड पे बंडी पे काम करने वाले को भी आप जीएसटी पे कर रहे हैं, और आप फिर बोलते हैं कि जीएसटी को हमने रिलैक्स कर दिया। कहाँ पे रिलैक्स किया? आपने दवाओं का बोला कि दवाओं के हमने टैक्स माफ किए। आपने कितनी दवाओं के ऊपर हो कि आप जाइए मेडिकल शॉप पे, आज भी बिल आपको पता चलेगा कितना महंगी है दवाएं। अगर आप, जैसे माजी साहब ने अभी बताया था, एक मिसाल दी थी उन्होंने कि जो आम आदमी को जीएसटी के रिफॉर्म से या जो भी उत्सव हुआ है उससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है। खाली 115 की जगह 107 रुपए हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि जीएसटी कम हुआ है, लेकिन आपकी जेब पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उसका, न फर्क पड़ेगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। विद इन 3 मंथ्स आपको पता चलेगा। मोदी साहब को नवरात्रि के शुरुआत से फर्स्ट डे उनको कुछ अनाउंस करना था तो उन्होंने कर दिया, बस उनको आगे पीछे का नहीं देखा। जैसे माजिद साहब ने प्रोग्राम की शुरुआत में बोला था कि फॉरेन प्रोडक्ट्स आप क्यों खरीद रहे हैं? आप सबको बोलते हैं कि आप स्वच्छ भारत और आप बड़े बड़े नारेबाजी देते हैं, लेकिन आप कौन सी चीज यूज कर रहे हैं इंडियन? बताइए, क्या आप इंडियन गाड़ी यूज कर रहे हैं? एम्बेसडर यूज कर रहे हैं? मारुति क्या यूज कर रहे हैं? आप बताइए। आप पहले एक एग्जाम्पल बनिए और उसके बाद बात करिए। अगर हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2014 में डिजास्टर का वर्ड यूज किया था उनको मोदी साहब के लिए कि इंडिया के लिए ये डिजास्टर साबित होंगे, और आज डिजास्टर नहीं बल्कि डिजास्टर से ऊपर अगर कोई वर्ड होगा तो वो साबित हो रहे हैं। आप कोई बात मानने को तैयार नहीं है। वही लोग टीवी में, मैं, आप बुरा मत मानिए, मैं कई जगह ऐसे मुझे इत्तेफा हुआ है जहाँ पे रोड में मोदी जी की स्पीच आ रही है और होटल वाला है जिस जगह पे मैं ठहरा हूँ वो बोल रहा है भाई टीवी बंद कर, भाई ये पका रहा है। जी जी, ये एटीट्यूड है आपका। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मीडिया और गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं है, नहीं, मीडिया को भी पता है
और गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन ये आंख बंद करके दूध पी रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि दुनिया नहीं देख रही है इनको। ये गलत है। आप एक आम आदमी, आप जाइए बस में घूमिए कि किस किस्म की कमेंट्स हो रही है, पब्लिक बात कर रही है, ठीक है मना साहब, बस वाले बात कर रहे हैं। ठीक है लोग, ये दिस इज नॉट ए पीपल्स गवर्नमेंट, ये सिर्फ अवाम को धोखा देने वाली गवर्नमेंट है। ठीक है, लेकिन के रिफॉर्म्स का एग्जाम्पल लीजिए या कोई और लीजिए आप, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली गवर्नमेंट है, पब्लिक के रिफॉर्म्स के लिए नहीं है। ठीक है, पब्लिक मैं कंफर्म हो गया हूँ। एक जमहूरी मुल्क में पब्लिक का जो रुझान है या फिर पब्लिक की जो मर्जी है वो वोट के जरिए मालूम होती है, और वो वोट ये बता रहा है कि पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, अब पता नहीं चौथी मर्तबा क्या है। लेकिन पब्लिक की मर्जी तो आपने 3 मर्तबा देख ली है, और पब्लिक की चॉइस आप वोट चोरी का भी जिक्र करिए ना बकर भाई। नहीं, अब वो तीन दफे की बात कर रहे हैं, तो वोट चोरी का तो आप उसके बारे में भी रेफरेंस दीजिए जो प्रूव होते जा रहा है। गुज़श्ता इलेक्शन में क्या हुआ सबको प्रूव हो रहा है। अगर अमित शाह ये बोलते हैं कि 24 साल से मोदी साहब ने कोई डे ऑफ नहीं लिया है, उससे क्या फायदा हुआ आप मेरे को बताइए। मुल्क इम्प्रूव हो गया क्या? डिमोनेटाइजेशन की जरूरत पड़ी, फिर उसके बाद इम्प्रूव हुआ क्या? आपने कोई एक चीज को, अच्छी खासी चीज को आपने हथौड़े मारकर खराब कर दिया। वही इकोनॉमी को कर रहे हैं। आपको इकोनॉमी की आपको दुम नहीं मालूम है। ठीक है मना साहब, मिनिस्टर को इकोनॉमी की दुम नहीं मालूम है। ठीक है, माहिरीन जो है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बगैर माहिरीन के काम होता है। कोई भी चीज़, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी वाली सरकार हो, हर कोई जो है माहिरीन की बाज़ाब्ता तौर पर उन्हीं के राय मशवरे और उन्हीं के जो है प्लान करदा सारे मामला का काम। आरबीआई का चीफ क्वालिफाइड नहीं है, वो कुछ और पढ़ा हुआ है, उसको आपने आरबीआई का चीफ बना दिया था। आरबीआई का मैं शक्ति दास कुछ नाम था उनका, उनकी बात कर रहा हूँ। वो चेन्नई में कुछ और पढ़े हुए हैं और उनको इकोनॉमिक्स की आपने पोर्टफोलियो अनाउंस कर दिया, जो आज आपके प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में स्पेशल। सब ऐसी कड़वी बातें मत करिए, अब इसको यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि ये जनता पे छोड़ देते हैं कि जनता जो है क्या फैसला करेगी। चाहे कुछ भी हो, बहरहाल जनता के मन पर बात है। अब उस पर जो है वो जो भी फैसला करेंगे आइंदा जो है वो पता चलेगा। अब रहा सवाल वोट चोरी वगैरह के हवाले से, उस पर तो आज हम बात नहीं कर रहे हैं। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स में कर लिया है और आइंदा भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, जो कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो अब हम दूसरे मतलब इसी मौजू से जुड़ा हुआ, क्योंकि मौसम के हवाले से भी हमने जिक्र किया है। भाई साहब, ये जो यानी मौसम में एक बेतरतीबी हम देख रहे हैं, और जिस तरह के बारिश हर तरफ हम देख रहे हैं, शुमाल में भी, जुनूब में भी, तो क्या ये इकनॉमी के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ, लोगों के, आम लोगों के हवाले से, क्या ये जो बारिश हुई है, जिस तरह के मामलात हुए हैं, जिस तरह का अभी भी मौसम बना हुआ है, ये अलग अलग खितों में अगर हम देखें तो ये हमारे लिए आने वाले दिनों में फ़ायदामंद होगा पैदावार के हवाले से, या फिर बहुत ज़्यादा ये भी एक बड़ा नुकसान हमारे लिए आइंदा के लिए ठहरा हुआ है? नहीं, इस मौजू पे बात करने से पहले 1-2 कमेंट जो पिछली बार भी बात हुई थी, जो जिक्र हो रहा था आरबीआई के शक्तिकांत दास की बात करते हैं। शक्तिकांत दास थे वो जो इकोनॉमी से वाकिफ़ ही नहीं थे, बल्कि उनको बड़ा, खैर जो भी था। और एक चीज़ जो थी हमारी इकोनॉमी के बारे में, हमने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया। ना तो कैपिटल है ना तो सोशलिस्ट है, दोनों को मिलाया। दोनों को मिलाकर हमने एक मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किया। लेकिन अब मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका। सिर्फ हमारे पास एक कॉर्पोरेट मामला और प्राइवेट मामला होकर रह गया। यानी कैपिटलिस्ट में भी ऐसा कैपिटलिस्ट जो एक्सप्लॉइट करता है, जो बिल्कुल, तो जो आप मगरिब की मिसाल दे रहे थे, तो ये चीज़ हमारी जो है हो गई है। और आप देखिए हमारी सरकार के 2 बड़े विंग्स हैं जिस पे ये उड़ रही है, बहुत उड़ रही है। एक विंग है मीडिया का, दूसरा विंग है कॉर्पोरेट का। बस ये है, उसकी बुनियाद पर चलती है। अब रही बात मानसून की, बात कर रहे हैं जी। देखिए, कोई भी चीज़ की शिद्दत जो होती है वो मुनासिब नहीं रहती, बल्कि नुकसानदा साबित होती है। ठीक है, हम यानी मई के महीने में मानसून केरला में आता है, जून के पहले हफ्ते में दक्कन तक पहुंचता है, और इस तरीके से ये पूरा जो है जुलाई के पूरे ख़त्म के बाद जुलाई के तक पूरा जो है इंडिया को कवर कर लेता है। और ये हमारा, चूँकि अभी तक हमारे पास जो कैनाल सिस्टम है, जो इरिगेशन का सिस्टम है, ये
जब आज़ादी के बाद से ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कि भाई गंगा को कावेरी से मिलाएं, यानी नॉर्थ की जो हमारी जो रिवर्स है जी। वो कावेरी जो टेल एंड पर है हमारी, जो कर्नाटक से तमिलनाडु को जाती है, जी। उस तक मिलाने की जो बात थी, लेकिन देखिए उस पर सरमायाकारी नहीं हो सकी थी और वक्तन फ़वक्तन इसके लिए कई कमीशन बिठाए गए। और यही वजह है कि कई रियासतों में एक मरहले में तो आपको याद होगा केरला और कर्नाटक की पुलिस आमने सामने हो गई। इस तरीके से यहाँ कुछ दिन पहले नागार्जुना सागर के पास जो राइट और लेफ्ट बैंक कैनाल का जो मामला था उस पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, हालांकि दोनों एक ही थे कल तक, तो ये चीज़ें पैदा हो गई। तो ये पानी की तकसीम एक संकीर्ण मसला है। जब पानी ज़्यादा हो गया, क्या हमको उसको स्टोर रखने की चीज़ है, ये चीज़ है। अगर स्टोर रखने की चीज़ नहीं है तो ड्रेन आउट कैसा करना है। अब देखिए हिमाचल में, अभी हिमाचल का जो बदतरीन कुल्लू मनाली तो बिल्कुल टूटा हुआ है, और उत्तराखंड में मसूरी का जो इलाका पूरा अभी भी टूटा हुआ है। अभी भी सैकड़ों टूरिस्ट फंसे हुए हैं वहाँ, जो त्यौहार वगैरह के लिए छुट्टियों में जाते हैं। तो ये देखिए, जब जिस इलाके में जो नदी का जो FTL होता है उस इलाके में आप यानी यात्रियों को देखने के लिए या टूरिस्टों की सर्विस के लिए होटलें, चार्टरी, ये वो सब चीज़ें कायम कर देते हैं। उसकी वजह से जो पानी का जो रास्ता है वो ड्रेन आउट नहीं हो पाता। हिमाचल में 3 गांव बह गए, उत्तराखंड में सॉरी जी। उसकी क्या हुई, ताकि उसकी अभी तक गिनती नहीं हुई कितने लोग मिसिंग हुए, कितने लोग मर चुके, डिक्लेयर कर चुके हैं। क्योंकि मरने के बाद उनको कंपनसेशन मिलता है उनकी फैमिली के लोगों को, तक सरकार ने वो तक भी वो किया। खैर मैं वो जिक्र नहीं करूँगा खुम के मेले में कितने गए, क्या नहीं गए, कितने पुलिस वाले अभी तक जो है कानपुर कमिश्नरेट के जो है 1600 के करीब तो मिसिंग थे। उसमें जो है कुछ लोग मिले, कुछ लोग नहीं मिले। तो ये बड़ी बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा मामला हुआ। तो ये बताना मकसद है कि कोई भी चीज़ की शिद्दत ये होती। और रही बात ये क्यों इतना ज़्यादा हो रहा, मानसून इतना गए। अब देखिए अगस्त का पूरा महीना हैदराबाद के लिए भी परेशान कौन रहा। सितंबर तो सितंबर है हमारे लिए पूरी तरीके से। अब आप देखिए कुछ देर पहले भी शहर में कैसी शदीद बारिश हुई। तो ये बारिश हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इम्तिहान ले रही कि भाई आप किस तरीके से कर रहे हैं। और कितने लोग बह गए अभी तक मिले भी नहीं। हैदराबाद की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे इलाकों की बात छोड़िए आप। जो हैदराबाद जो शहर है और मेन इलाकों से गैस वालों गए। पहले ये होता था कि भाई पुराने इलाकों में फला है, ये है। अब तो नए इलाके जितने भी हैं वो नए इलाके जो IT के कॉरिडोर बने जाते हैं वहाँ तक भी जो है पानी ड्रेन आउट होने से अब कहा है कि भाई इतने सेंटीमीटर पड़ी, 190 सेंटीमीटर पड़ी, 200 सेंटीमीटर यानी ये नहीं MMC है। तो ये बारिश इतनी ज़्यादा हो गई तो हम क्या करेंगे। तो भाई कुदरत पर रोने का नहीं है। हम कुदरत ने हमको बुद्धि दी है, यानी हमको जो है एक दिमाग दिया है। उसके लिए हम किस तरीके से बेहतर गवर्नेंस, यानी क्लाइमेटी होती है, ऐसा नहीं है। क्लाइमेटी का मतलब ये नहीं है कि अब देखिए सुनामी हुई, उसके बाद किस तरीके का यानी हमारे दिमागों ने, हमारे साइंसदानों ने, हमारे जो सोचने वालों ने किस तरीके का उसका वे आउट निकाला। इस तरीके की चीज़ें हैं तो हम कैसे करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो हुकूमतों की जो प्रायोरिटी है वो इलेक्शन में झूठे वादे करके किस तरीके से आना, लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाना और किस तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके करप्शन करना, ये हमारी सियासी जमातों के और इक़्तिदार में रहने वालों की प्रायोरिटी है। उसकी वजह से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, अब आप देखिए अभी बात हो रही थी हैदराबाद में बाहर के लोग बहुत ज़्यादा हो गए। कुछ अरसा पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें ये बताया गया है कि हैदराबाद में नॉन तेलुगु यानी आंध्रा तेलंगाना से हटकर, अजला से हटकर 20 लाख लोग शुमाल के, नॉर्थ ईस्ट के और कुछ एक्सट्रीम साउथ इंडिया के लोग हैं, तमिलियन वगैरह जी। तो ये यानी बता रहा हूँ इतना बोझ हो गया शहर में। तो शहर की ज़िंदगी अपनी जगह है, तो लेकिन सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो तवज्जो देनी चाहिए थी वो तवज्जो नहीं दे पा रही। ठीक है मनान साहब, आखिरी सवाल करूँगा और वो गाज़ा के हवाले से जानना चाहूँगा, क्योंकि आपसे गाज़ा के हवाले से बहुत यानी अरसा हो गया कि इस हवाले से मैं आपसे बात करूँ। किस तरह से देख रहे हैं आप यानी हालात, और अब जबकि कनाडा की जानिब से, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, बरतानिया की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया कि हम आज़ाद रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं, क्या इसका असर होगा। दीगर ममालिक ने पहले ऐलान किया, एक एक करके कर रहे हैं, लेकिन जो गाज़ा में चल रहा है, क्या इनके तस्लीम करने से गाज़ा में जो जुल्म व बर्बरियत और गाज़ा सिटी को और गाज़ा को जो मुकम्मल जबरी तौर पर इनखला करवाया जा रहा है
वो सारा मामला रुक पाएगा? नहीं, इमीडिएट तो बाकर भाई मैं समझता हूँ कि इमीडिएट नहीं रुकेगा, लेकिन ये कि एक इंटरनेशनल जो प्रेशर बन रहा है इसराइल के ऊपर वो बहुत स्ट्रांग तरीके से बिल्डअप हो रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज जो इसराइल को आज तक सपोर्ट कर रहे थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, गवर्नमेंट की साइड से नहीं, लेकिन एक एज ए कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, वहां पर जो ज्यूज या क्रिश्चियन जो भी सपोर्ट कर रहे थे वो फेस खत्म हो गया है। अभी जो जैसे अरब अभी भी सो रहा है, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ सो रहा है, क्योंकि अरबों के पास अल्लाह सुब्हान तआला ने इनको इतनी दौलत दी, इनको इतना सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने ये मौका गंवा दिया। एक मौका था इनको फलस्तीन के मसले पर बल्फोर के बाद एकॉर्ड के बाद, ये बहुत अच्छा इनको एक मौका था फलस्तीनियों की वो करने, लेकिन ये अपने मकसद में अपने तख्त बचाने की चक्कर में इन्होंने वो कर दिया। वेस्टर्न कंट्रीज जो कर रहे हैं, क्या वेस्टर्न कंट्रीज को अरब ममालिक सपोर्ट करेंगे? या खाली बोल बच्चन वाली बातें नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, और कई ममालिक है जो करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ऑस्ट्रेलिया यूके या इसकी बात नहीं है, कई ऐसे ममालिक हैं जो जिन्होंने वैसे तो ऑलरेडी भी 127 शायद गालिबन ममालिक जो है 143 लोग जो है 143 ममालिक वो जो है तस्लीम करते हैं, लेकिन उससे हो क्या रहा है? वो 143 में से आप मान लीजिए एक 3/4 भी अगर उनका है, 3/4 भी अगर उनकी सपोर्ट करेंगे तो मैं समझ, अच्छा सवाल ये है कि डिप्लोमेटिकली आप सपोर्ट नहीं करना है, आपको मॉनिटरी सपोर्ट करना है। जो जितना डैमेज हुआ है 63,000 के ऊपर तो आप जाने गई हैं, उसकी आप बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने अपनी आंखों के सामने देखा है खराब करते हुए, ऐसा नहीं है कि कोई आफत समावी आई और वो गिरा दी, नहीं, आपने खुद डैमेज किया है अपने हाथों से, और हम देख रहे हैं। अफसोस की बात है कि तमाम ममालिक जो इतने इनके पास सब कुछ है, डिफेंस है, इनके पास फाइनेंशियली रिसोर्सेज हैं, सब हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ देखा और उसके बाद अब जाग रहे हैं। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, वो अपनी जगह में है, लेकिन इसके बाद जो मसला है रिकग्निशन तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन दूसरा मसला है रिहेबिलिटेशन का। इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का है, इन लोगों को हाउसिंग है, इन लोगों को इनकी सोशल इकोनॉमी इनको डेवलप करना है। ये कैसे करेंगे, ये देखने का इम्पोर्टेंट है। लेकिन मन्नान साहब जब खतले आम रुकेगा, देते रहेंगे मन्नान साहब जब खतले आम रुकेगा तब वो सारी चीजें हो पाएंगी ना। खतले आम ही नहीं रुक रहा है तो क्या रुकेगा नहीं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि पहले अगर 100 मरते थे तो 25 मरेंगे, वो इमीडिएट इसराइल तो ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसराइल का एजेंडा कोई और है, इसराइल का जो एजेंडा है वो अपने एजेंडे पे पूरे जा रहा है। आप पुकारते रहिए, चीखते रहिए, आप जो चाहे करिए, लेकिन इसराइल अपने एजेंडे पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जा रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजमेंट के बाद भी जो मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ इसकी एक ही वजह है, उसको यूएस की पुष्पनाई हासिल है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है माजी साहब, मैं बिल्कुल कोई वो नहीं, 1 मिनट में चाहूंगा, आप क्या देख रहे हैं, मतलब क्या आपको लग रहा है, क्या हम उम्मीद करें कुछ प्रेशर बन रहा है इजराइल पर? देखिए बिल्कुल प्रेशर बन रहा है। एक चीज, लंदन के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में पहली मर्तबा फलस्तीन का परचम आज लहराया गया। जी हाँ। और देखिए फलस्तीन का क़याम में ब्रिटेन का ही रोल रहा। जी हाँ, इजराइल के नहीं जो फलस्तीन को जो खत्म करने में, खत्म करने में, हाँ, तो ये बरतानिया का रोल रहा। बिल्कुल। तो अब इसका जो रिकॉग्निशन है ये माने रखता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया साथ है, इससे पहले नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, अब फ्रांस भी जो है बोला कि 2 दिन के अंदर हम जो भी है। तो अब ये इतना आसान नहीं है। जिसने फलस्तीन को निस्तो नाबूद करके वहाँ जो है यहूदी बाज़ाबादकारों को जो जर्मनी में सताए गए थे उनको लाकर आबाद करके ये क़याम करा था। अब ये मुल्क जब ये चीज़ें अब इसका यू टर्न ले रहा है तो इसका मकसद, ठीक है, अभी इसराइल जैसा बताया जा रहा है कि इसराइल इतना जल्दी तस्लीम नहीं करेगा इस चीज़ों को, हक़ाइक़ को, लेकिन जिस तरीके से अब देखिए यूएन की जनरल असेंबली हो या सलामती कौंसिल हो, सिर्फ यूएस और इसराइल 2 अलग हो गए जी, उनकी जो भी पूरे ये 2 ही, बाकी की सारी दुनिया एक तरफ हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यकीनन, और ठीक है अरब तो खैर हम उसको क्या बोल रहे हैं, अरब और इस्लामिक कंट्रीज़, ये तो खैर ये इनका कोई शुमार नहीं है, ये तो बिल्कुल एक 6 फिंगर जैसा होता है ना,
वैसे हिसाब के हैं तो इनका कोई मामला नहीं है, अलबत्ता ये लोग हैं। और इस तरीके से उनको इमदाद पहुंचाने के लिए यूरोप से जो काफिला निकला, मेडिटेरियन सी से जो निकला है, वो काफिला भी जो है पहुंचेगा। तो इस तरीके से ये इंटरनेशनल जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। और कहीं ना यानी कहीं ये एक बात हो रही है नाज़रीन, यहाँ पर एक बात ये है कि एक तो जिस तरह से वो अपने मकाम पर डटे हुए हैं और अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने अपने अज़्म के ज़रिए इसराइल को वहीं पर यानी ग्राउंड पर शिकस्त से दो चार किया, लेकिन आलमी सतह पर, सिफारती सतह पर भी, और यानी ख़वानीन के एतबार से भी, इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसके एतबार से भी इसराइल जो है रुस्वा हो रहा है, शिकस्त से दो चार हो रहा है। लेकिन बहरहाल कब तक वो अपनी जारियत को जारी रखेगा, ये जो है आने वाले दिन जो है ज़रूर बताएंगे। और ज़रूर हमको पूरा यकीन है कि जो मज़लूमों की आह है, जो मज़लूम जिस तरह से यानी जुल्म सह रहे हैं लेकिन डटे हुए हैं, तो वो ज़रूर अनकरीब जो है कामयाबी से हमकिनार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साहब, आपने वक्त दिया। मन्नान साहब, मैं दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।